दोस्तों, एक ही जिले के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने वहां पर भिखारियों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि डीएम साहब बड़े दयालु किस्म के आदमी थे। इसीलिए अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध किया था। शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, तब सभी लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ जाता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। हंसते हंसते वह उनसे कहने लगता है, अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जो एसपी मैडम दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थीं, वह तुरंत पुलिस वालों को आदेश देती हैं और कहने लगती हैं कि उसे यहां से निकालो। लेकिन तभी डीएम साहब पुलिस वालों को रोकते हैं और उससे पूछते हैं, भाई तुम ये क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? डीएम साहब के दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि यह कौन है और यहां आकर मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहां का डीएम हूं और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। एसपी मैडम बार बार उसे यहां से भगाने का आदेश दे रही थीं, लेकिन डीएम साहब के कहने पर पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था कि जब वह भिखारी स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। डीएम साहब यह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं है। इसलिए डीएम साहब उसे एक साइड में ले जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरी पत्नी कौन है? हम लोग यहां के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं। इसके बाद भिखारी कहता है, साहब मुझे पता है कि आप बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं वह सही है। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह सुनकर डीएम साहब हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तुम उसे कैसे जानते हो? तुम्हारा क्या कनेक्शन है उससे? भिखारी कहता है, साहब अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपको सब बताऊंगा। इतना कहने के बाद डीएम साहब कुछ और पूछ पाते, उतने ही देर में एसपी मैडम वहां आ जाती हैं। वह आकर कहती हैं, यहां पर क्या कर रहे हो? हमारी शादी है और तुम इस भिखारी से क्या बातें कर रहे हो? इसके बाद डीएम साहब को और शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार भिखारी को वहां से भगाने की कोशिश कर रही थीं और डीएम साहब से उसे ना मिलने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं, ठीक है तो मैं आ रहा हूं। और फिर वह भिखारी से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। भिखारी कहता है, आज से लगभग 6-7 साल पहले दिल्ली के एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ाई करता था जिसका नाम था दीपक। दीपक के पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी थे और वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ाई करती थी जिसका नाम था काजल। काजल और दीपक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। काजल का घर परिवार भी काफी अच्छा था। उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी थे। इसी वजह से काजल भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। जब उसने अपने घर वालों से कहा कि वह दीपक से शादी करना चाहती है तो उसके घर वाले खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दीपक के घर वाले भी शादी के लिए एग्री हो गए थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वे अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दीपक अपने पिता के बिजनेस को हैंडओवर कर लेता है और वहीं पर रहकर उसे चलाने लगता है। दूसरी तरफ काजल आगे की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि वह भी अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा अधिकारी बन सके। इस सोच के साथ काजल पढ़ाई करती रहती है और दीपक उसे हर कदम पर सपोर्ट करता है। धीरे धीरे काजल आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्टिंग पर जाकर अपना चार्ज संभालने लगती है। वहीं दीपक अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती। उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। काजल का भविष्य तरक्की की ओर बढ़ता है, जबकि दीपक का भविष्य अंधकार में ढलने लगता है। उसका बिजनेस पूरी तरह ठप पड़ जाता है। दीपक अपने धंधे को घटते हुए देख बहुत परेशान रहने लगता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहां दीपक का बिजनेस था वहां अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वह लोगों की ओर अजीब निगाहों से देखने लगता है। उसके बाद दीपक के घर वाले उसे सलाह देते हैं, बेटा तुम्हारी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है,
वह काफी व्यस्त रहती होगी, लेकिन तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए उसके पास गाजियाबाद चले जाओ। तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दीपक अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी काजल के पास गाजियाबाद पहुंच जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग थी और उसे सरकारी आवास भी मिला हुआ था। दीपक काजल के पास पहुंच गया था और काजल भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी। वह कहती, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। काजल अपने पति की देखभाल करती और अपने कार्यभार को भी अच्छे से संभाल रही थी। तभी अचानक उसी डिस्ट्रिक्ट में नए डीएम साहब की पोस्टिंग हो जाती है। उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती हैं, तो पहली नजर में उन्हें अपना दिल दे बैठती है। इसके बाद काजल के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वह उन्हें दिलोजान से प्यार करने लगती है। वह सोचने लगती है कि किस तरह से डीएम साहब से शादी की जाए। काजल बार बार मौका ढूंढती और डीएम साहब से मिलने की कोशिश करती। वह घंटों तक उनसे बातें करने लगती। यह बात डीएम साहब को भी महसूस होती है और एक दिन वह काजल से पूछ ही लेते हैं। जैसे ही डीएम साहब काजल से यह सवाल करते हैं, काजल अपने मन की बात कह देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे ही सौरभ यानी डीएम साहब सुनते हैं, तो उन्हें यह बड़ी अजीब सी लगती है। फिर भी वह सोचते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि पहली नजर में उसे मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े सुलझे हुए इंसान थे और बहुत दयालु भी। वह कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही काजल शादी की बात सुनती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे बात को संभाल लेती है। काजल की पहली शादी हो चुकी थी और उसका पति दीपक डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहता था, जिसकी देखभाल उसे करनी पड़ती थी। लेकिन काजल का प्यार डीएम साहब के लिए कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए उसने दीपक को रास्ते से हटाने का फैसला किया। काजल एक डॉक्टर के पास जाती है और कुछ ऐसी दवाइयां ले आती है जिनसे दीपक की मानसिक स्थिति खराब हो सकती थी। काजल डॉक्टर से दवाइयां लेकर आती है और दीपक को डिप्रेशन की दवाई बताकर उसे देने लगती है। वह झूठा ड्रामा करती और दीपक का ख्याल रखने का बहाना बनाती रहती है। धीरे धीरे दीपक की मानसिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है और काजल उसे पागलखाने में भर्ती करवा देती है। पागलखाने में रहने के बाद दीपक को काजल द्वारा दी गई दवाइयां नहीं मिलती और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत ठीक होने लगती है। जब उसे होश आता है और वह पागलखाने में होता है, तो वह इधर उधर देखने लगता है और डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है, साहब, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे यहां क्यों रखा गया है? लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनते और उसे पागलखाने में ही भर्ती कर देते हैं। इस बीच डीएम साहब के घर वाले उनसे शादी के लिए कहने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा सौरभ, अब तू शादी के योग्य हो गया है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब अपने घर वालों को बताते हैं, मां बाबूजी, जहां पर मैं काम करता हूं वहां एक एसपी है और वह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। सौरभ के घर वालों को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लड़की एसपी थी और वह काफी खूबसूरत भी थी। जब सौरभ ने उन्हें उसका फोटो दिखाया, तो उन्होंने भी झट से हामी भर ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो इसी से शादी कर लो, क्योंकि अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा, उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है। सौरभ और काजल की शादी की बातें तय हो जाती हैं और सौरभ के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय कर देते हैं। जब सौरभ काजल से उसके घर वालों से मिलाने के लिए कहता है, तो वह तरह तरह के बहाने बना देती है और उनसे मिलने से मना कर देती है। शादी तय हो चुकी थी और शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब सौरभ और काजल दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और जब भी समय मिलता वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी खुशी बातें किया करते थे। इस बीच दीपक पागलखाने में डॉक्टरों से बार बार कहता रहता है कि वह पागल नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। फिर एक दिन अचानक एक बड़े डॉक्टर साहब वहां विजिट करने के लिए आते हैं और दीपक उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये बड़े डॉक्टर हैं जो उसे पागलखाने से बाहर निकाल सकते हैं। दीपक उनके पास जाता है और उनसे गुजारिश करता है, साहब,
मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर हैं और आप मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। मैं पागल नहीं हूं। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयां दी थीं जिनकी वजह से मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि दीपक की मानसिक स्थिति काफी ठीक है। इसके बाद डॉक्टर साहब उसे पागल खाने से बाहर भेजने का निर्णय लेते हैं और दीपक को वहां से छुट्टी मिल जाती है। वह पागल खाने से बाहर आता है और सीधा अपनी पत्नी काजल के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि काजल गार्डन में एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंसी खुशी बातें कर रही है। दीपक यह देखकर वहीं छुप जाता है और चुपके चुपके काजल का पीछा करने लगता है ताकि वह जान सके कि ये आदमी कौन है और काजल के साथ क्या हो रहा है। दीपक कुछ संतरी से पूछता है, जो काजल की सुरक्षा में तैनात थे, कि वह आदमी कौन है और काजल के साथ क्या रिश्ता है। संतरी उसे बताते हैं कि काजल और वह व्यक्ति डीएम साहब हैं और उनकी शादी होने वाली है, जो लगभग 6 महीने बाद होगी। दीपक यह सुनकर सोचता है कि वह काजल को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे डर लगता है। उसे पता था कि काजल अब एक बड़ी अधिकारी है और वह उसे कुछ भी कर सकती है। इस डर के चलते दीपक कुछ नहीं कह पाता और वह वहीं से भाग जाता है। दीपक अब यह सोचता है कि वह अपने माता पिता के पास जाए, लेकिन फिर उसे फिर से यह ख्याल आता है कि अगर काजल को यह पता चल गया कि वह ठीक हो गया है तो वह उसे फिर से पागल खाने में भेज देगी। इसी डर से वह अपने घर नहीं जाता और काजल से भी कुछ नहीं कह पाता। वह उसी शहर में रहकर भीख मांगने लगता है और धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगता है। 6 महीने बाद एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों को बांटा जाता है। वह शादी डीएम साहब और एसपी मैडम काजल की थी। अब काजल की शादी डीएम साहब से होने वाली थी और दीपक को भी शादी का इनविटेशन मिला था। दीपक इस बात को देखकर शादी में जाने का फैसला करता है और शादी के दिन वहां पहुंच जाता है। शादी में भिखारियों के लिए अलग से खाने का इंतजाम किया गया था और उन्हें भरपेट खाना खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और काजल और सौरभ डीएम साहब स्टेज पर बैठे थे। दीपक वहां पहुंचता है और डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है। वह हंसते हंसते कहता है, अगला नंबर तेरा है। फिर वह जोर से हंसते हुए कहता है, आपको आगे की कहानी तो पता ही होगी, क्योंकि वह लड़का मैं हूं जिसका नाम दीपक है और आप कलेक्टर साहब सौरभ हो। काजल मेरी पत्नी थी, उससे मेरी शादी हो चुकी थी। दीपक के इस खुलासे से पूरे माहौल में हलचल मच जाती है। काजल, सौरभ और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। दीपक का यह बयान सभी के लिए चौंकाने वाला था और अब काजल के अतीत और उसकी सच्चाई के बारे में कई सवाल उठने लगते हैं। लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए आपको अब तक यह नहीं बताया होगा कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है। और जो डीएम साहब होते हैं वे उसकी बात सुनते हैं और साथ ही उन्हें सारी बातें याद आती हैं, जैसे काजल बार बार उसे यहां से भगाने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब से उसकी मुलाकात हो। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से दीपक पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ वह बातें तुम्हें कैसे पता चलीं? दीपक कहता है, साहब, जब मैं वहां से छूटा था तो मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी और वह सारी बातें मेरे सामने आ गईं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग बातें कर रहे थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और काजल को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। काजल से पूछते हैं, क्या तुम इसे जानती हो? काजल थोड़ी चुप होती है, फिर कह देती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। दीपक कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं जिसे तुमसे शादी करने का अधिकार था। हम कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। लेकिन काजल साफ साफ मना कर देती है, नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इसे नहीं जानती। तभी दीपक अपने पर्स से एक फोटो निकालता है जिसमें उसका और काजल का फोटो था जो थोड़ा फटा हुआ था। दीपक वह फोटो डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब वह फोटो देखकर सारी बातें डबल चेक करते हैं और फिर काजल को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं, अपने पति को धोखा देने और झूठ बोलकर शादी करने के लिए। एएसपी साहब को पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलता है। कुछ दिनों बाद काजल को जेल हो जाती है। इसके बाद डीएम साहब दीपक की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दे देते हैं। दीपक वहां मेहनत करता है
और धीरे धीरे अपना खोया हुआ रुतबा फिर से पा लेता है। वह अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पहुंचता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, तू कहां चला गया था? हमने कई बार तेरी पत्नी के पास फोन किया था, लेकिन उसने बोला कि मुझे नहीं पता, वह कहीं निकल गया है और डिप्रेशन के कारण इधर उधर घूमा करता है। दीपक जब अपने माता पिता को अपनी पूरी कहानी बताता है तो वे सुनकर मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनके बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। इसके बाद दीपक के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा समाज में सिर उठाकर जीवन जी रहा है, वरना वह भिखारी की तरह इधर उधर घूम रहा होता। डीएम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा जो आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ हो सकती है। हो सकता है वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जिसमें डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और भिखारी के बाद डीएम साहब ने अपनी दुल्हन को सलाखों के पीछे कर दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब सौरभ के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं एसपी मैडम काजल के बारे में? आप क्या सोचते हैं दीपक के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ी बहुत हौसला मिले आपको ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इनसे कुछ सीखने और जीवन में लागू करने का है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।